राजस्थान में राज्यसभा चुनाव इससे अधिक इंटरेस्टिंग मेरी याद में कभी नहीं हुआ है। पिछले कुछ समय में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 2-2 का स्कोर होगा, वहीं वर्तमान हालातों में ऐसा लग रहा है कि ये स्कोर 3-1 का हो जाएगा, यानी कांग्रेस के 3 और बीजेपी का 1। मजेदार यह है कि कुछ समय पहले खरीद फरोख्त का आरोप लगाने वाली कांग्रेस ने बाड़ेबंदी करते हुए अपने सभी विधायकों को, सभी कहना गलत हो गया, काफी सारे विधायकों को एक आश्वासन दिया है कि जल्द ही एक मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और इसके बारे में हम बात करें इससे पहले आप सभी का स्वागत है पंचायती में, और आपके साथ आज मैं स्वागत कर रहा हूं मुकेश माथुर जी का। मुकेश जी मेरे मित्र हैं, पूर्व सहकर्मी हैं, और आप में से बहुत से लोग जो दैनिक भास्कर पढ़ते हैं वो स्टेट एडिटर के रूप में जानते हैं। तो मुकेश जी की राजनीति में एक अच्छी पकड़ है, लंबे समय से पत्रकारिता में है, चीजों को देखने का एक अलग नजरिया है। जैसे आज हमने सोचा कि हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मुकेश जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, पिछले कुछ दिनों से जो जिस तरह से आपका कवरेज आ रही है भास्कर के अंदर चुनावों को लेके, अन्य विषयों पर भी, लेकिन राज्यसभा चुनाव में बहुत सारे अपडेट्स मेरे लिए था कि जब मैं भास्कर को पढ़ रहा हूँ तो मुझे बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिल रही है। तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत शुक्रिया, पर मुझे नहीं लगता आपको नया सीखने को मिल रहा होगा, क्योंकि आप इसी न्यूज रूम का हिस्सा रहे हैं। और जहां तक ये इस तरह के प्रयोग और ये रोचक तरीके से इसको प्रस्तुत करने का मामला है, तो ये एक तरह का हम जिस एक टर्म बोलते हैं ना, द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा, उसी का एक प्रहसन मुझे लगता है आजकल हमारे यहाँ चल रहा है। और जब ड्रामा है तो उसको ड्रामेटिक तरीके से भी कुछ चीजें बताने की होती है। जैसे हमने कहा कि भाई, जैसे एक मानव विकास का जो क्रम होता है, तो उस क्रम के हिसाब से तो वानर से मानव बना, फिर मानव से, लेकिन अभी क्या हो रहा है, उस मानव से कुछ नेता बने और उन नेताओं में से कुछ अब घोड़े बनने को तैयार है, जिसकी वजह से हॉर्स ट्रेडिंग। और मजेदार बात यह है कि खुद नेता कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। तो आप खुद को क्या कहना चाहते हैं? हॉर्स ट्रेडिंग का जो शब्द है राजनीति में इस्तेमाल होना शुरू हुआ खरीद फरोख्त को लेकर, सरकार बनाने और बिगाड़ने की बात होती थी। तो आज जो खबर है राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है खरीद फरोख्त के लिए हमेशा पैसे की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए बहुत सारे और तरीके होते हैं। तो क्या इसको माना जाए कि ये भी एक खरीद फरोख्त का तरीका था उन निर्दलीय विधायकों के लिए या नाराज विधायकों के लिए कि आओ तुम्हारा भी नंबर आएगा? ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि कल तक कुछ निर्दलीय विधायक कह रहे हैं कि भाई हम नाराज हैं वगैरह वगैरह, उन्होंने सारे ड्रामे किए, और फिर एकदम से सब आ गए और 126 का आंकड़ा। और तिवारी जो उनके कैंडिडेट है, उन्होंने तो कल एक इंटरव्यू में कहा कि अभी इंतजार कीजिए, 132 तक ये पहुंचने वाला है। तो अब ऐसा क्या हो गया पर्दे के पीछे, अचानक इतना बड़ा क्या हो गया? क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई सामने से भी मोल भाव लगाए जा रहे हैं। तो ऐसा इतना बड़ा इन्होंने क्या ट्रम्प कार्ड खेला, या ऐसी क्या बड़ी चीज सरकार की तरफ से आ गई या कांग्रेस की तरफ से आ गई? तो अंततः जो इन सब की आपस की बातचीत है और जो सब आश्वासन दिए गए, उससे निकल के ये आया कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा। एक तो होता है विस्तार होना, तो विस्तार में तो अब गुंजाइश नहीं बची, क्योंकि जो एक लिमिट होती है, वो मंत्री आप इतने बना चुके हैं, तो अब तो पुनर्गठन हो सकता है। तो आपको बदलाव करने पड़ेंगे बहुत सारे, और वो भी एक रोचक पूरा ड्रामा चलेगा जब होगा जी। क्योंकि अभी पिछले काफी समय से कांग्रेस के अपने विधायक बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं, मंत्री भी नाराज चल रहे हैं। तो शिकायतें मंत्रियों की, विधायकों की, दोनों की आती रही हैं। ऐसे जब पुनर्गठन होता है तो सरकार, बहुत समय से ऐसा दिख रहा है कि सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्शन, मुझे ऐसा महसूस होता है कि अशोक जी राज्य को या जनता को देख के कम और सचिन पायलट को देख के ज्यादा कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, ऐसे में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कहीं ना कहीं फिर से सरकार के अंदर एक विरोधाभास और झगड़े शुरू करेगा, निश्चित होगा। और मुझे लगता है ये जो दो ध्रुव बने हुए थे, अशोक गहलोत जी और सचिन जी, और उस वो जो पूरा घटनाक्रम चला या उसके बाद जो चीजें चली, उसमें काफी हद तक एक एज अशोक गहलोत जी ने हासिल कर लिया। तो वो चीजें मुझे लगता है कहीं पीछे छूट गई। अब तो नए जो समीकरण बन रहे हैं उस हिसाब से चीजें होंगी, लेकिन उधर काम बिगड़ेगा जरूर, ये तय है जी। क्योंकि सचिन जी भी बार बार अपना दाव ठोक रहे हैं, और अगर उनके कुछ लोगों को बाहर किया गया इस पुनर्गठन में, तो जाहिर बात है असंतोष कई तरह के होने ही है। एक गॉसिप मैंने सुनी, क्योंकि मैं जहां घूमता था गॉसिप बहुत चलती है, और मुझे गॉसिप सुनने मजा आता है, क्योंकि राजनीति की बहुत सारी जो कहानियां हैं वो गॉसिप से निकल के आती हैं। अभी हम जब बात करते हैं खरीद फरोख्त की, तो बीजेपी पर अशोक गहलोत जी ने और सबने आरोप लगाना शुरू किया था सुभाष चंद्रा के आने के बाद कि खरीद फरोख्त होती है।
अब जो सिचुएशन है जहाँ पे कि हमारे पास का खरीद फरोख्त का तो कोई सबूत कभी होता नहीं, तो यहाँ नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल का पुनर्गठन एक लालच है, कुछ लोग काम कराने की बात की गई, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुझे लगता है कि इस सरकार ने वो काम किया। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस के और नेता ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी कहानी ये है कि बीजेपी इज मास्टर, और कहा जाता है कि ऊपर से जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, जिसमें खासतौर से अमित शाह जी का नाम कई बार लिया जाता है, कि वो सरकार को बनाना बिगाड़ना उनके हाथ में है। तो ऐसा नहीं था कि ये जो राज्यसभा चुनाव है इसको चेंज करना, अभी निर्दलीयों को अपने पक्ष में लाना, ये नहीं कर सकते थे। वो यहाँ आते शायद परिस्थितियां बदल जाती, लेकिन उनकी सक्रियता नहीं कहीं भी दिख रही है इस पूरे चुनाव में। दिल्ली में भी ऐसा लगता है कि बड़ा ठंडा माहौल है। जो सुभाष चंद्र जी के आने के साथ एक पूरा माहौल गर्म हुआ था, राजस्थान बीजेपी के नेताओं में बड़ा जोश दिख रहा था, वो जोश ठंडा होता दिख रहा है, और दिल्ली से भी प्रभाव नहीं है। इसके पीछे कोई खास कारण हो सकता है? आपके सामने अभी मैं एक सीनियर नेता से बात कर रहा था भाजपा में, तो उनका कहना था, उनका एक लाइन में उनका कहना था कि भाई पार्टी की तरफ से तो जो होना है वो हो गया है, मतलब अब वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो करते हैं, यानी कि सुभाष चंद्र जी वो क्या करते हैं वो उनके ऊपर है। तो ये आपकी बात काफी हद तक सच लग रही है कि क्या पार्टी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही, या फिर ऐसा है कि भाई सब कुछ तय हो गया है वहां पे पहले से और लास्ट मोमेंट पे कुछ पता चलेगा? तो ये वाकई ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। ये चूंकि सुभाष चंद्र जी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ करेंगे, तो दर्शकों को एक बार पहले बता चुके हैं, लेकिन सुभाष चंद्र जी जब हरियाणा से चुनाव लड़े थे तो उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऐसा हुआ कि बहुत सारे विधायकों ने गलत इंक का इस्तेमाल किया, और उसके बाद उनका जो है वोट रद्द हो गया। मेरे ख्याल में रणदीप सुरजेवाला भी थे या? हाँ, उसमें क्या हुआ था कि 14 तो ऐसे विधायक थे जो कांग्रेस के थे, वो प्रसिद्ध पेन बदलने वाले कांड में शामिल थे, कि उनमें से किसी एक नेता ने संभवतः पेन बदल लिया और वो उस दूसरे पेन से किया हुआ डाला हुआ मत जो है वो खारिज हो जाता है। तो फिर उनके बाद जितने लोग आए सब उसी क्रम में उस पेन से देते हुए खारिज हो गया। 15वां वोट आया सुरजेवाला जी का, तो उन्होंने ये वाला तरीका नहीं अपनाया, उन्होंने अपना वोट सार्वजनिक कर दिया और उनका वोट खारिज हो गया। तो ये 15 लोग इस तरह से अपना वोट खारिज करते गए और अंततः जीत गए सुभाष चंद्र जी, जो आज इनके सामने खड़े हैं। ये आप से एक बार में बात होती है, शायद कोर्ट में भी है कुछ मामला? ये मामला भी कोर्ट में है, तो इसमें फाइनल जो आना है अभी जजमेंट वो आना बाकी है। तो सुभाष चंद्र जी के साथ एक चीज इस बार पक्की है कि सुभाष चंद्र जी के साथ पेन वाला गेम तो नहीं होगा, क्योंकि सरकार इस बार पेन जो है सारे एक ही रंग के रखेगी। लेकिन इसके साथ निर्वाचन आयोग तय करता है कि कौन से पेन से, वो एक वेलवेट कलर का पेन होता है जिससे वो वोट दिए जाते हैं, सारे वही सप्लाई किए जाएंगे, इस बार चेंज ही ना हो। ये अच्छा, एक चीज इसी बारे में मैं और फिर आपसे जानना चाह रहा हूँ। जैसे पहले लग रहा था कि निर्दलीय विधायक है, 11 या 13 निर्दलीय विधायक हैं, बीटीपी था, बसपा के लोग समर्थन में नहीं थे, जैसे 16-17 लोगों का नंबर एक निकल के आ रहा था, जिससे कि दिख रहा था कि बड़े आराम से सुभाष चंद्र जीत जाएंगे। बसपा के विधायक दूसरी तरफ जाते हैं, सरकार के साथ जुड़े हुए, लेकिन उनके साथ दल बदल कानून वाला एक केस ऑलरेडी उनकी पार्टी ने किया हुआ है। तो क्या इस बात की संभावना कहीं लगती है कि बीजेपी जो है एक केस उनके ऊपर करके वोटिंग पे स्टे ले आए और इसके बाद ये आखिरी समय में कुछ ऐसा हो जाए? अभी तक तो उनकी तरफ से ऐसा कोई मूव, ऐसा कोई कदम कोई समझ में आ नहीं रहा कि वो कुछ करने वाले हैं या नहीं है। पर एक चीज और मुझे जो नजर आ रही है नवीन जी, की आज की तारीख में हम कह रहे हैं कि भाई 126 उनके पास है और आराम से 3 अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए तो उनको 41 के हिसाब से कम ही चाहिए, और वो करें 132 तक लोग हमारे पाले में हमारी साइड में है। तो अभी आज की तारीख में कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के 3 और 1 घनश्याम तिवारी बीजेपी का, लेकिन जो निर्दलीय विधायक हैं उन्हें अपना वोट किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस दिन। कांग्रेस को तो अपने कांग्रेस के जो सारे विधायक हैं उन्हें कांग्रेस के एजेंट को अपना वोट दिखा के डालना है। इसमें आपने आज भास्कर में एक इसके ऊपर कवरेज भी की है, तो आपने उसको 2-3 तरीके दिखाए हैं किस तरह बिना विधायकी गवाए हो सकते, उसमें यदि आप कुछ अगर मतलब उन विधायकों को कोई आइडिया चाहिए कि और भी कोई तरीके हैं तो पर जाहिर बात है वो तो पाठकों की जागरूकता के लिए कि भाई किस किस तरीके से वोट इनवैलिड हो जाता है और फिर दूसरे प्रत्याशी को फायदा मिल जाता है, या अप्रत्यक्ष रूप से जिसको मैं फायदा देना चाहता हूँ उसको फायदा हो जाता है, वो है। पर मेरा ये कहना है कि जो निर्दलीय हैं या दूसरे जो प्रत्याशी है वो वहां जाके अगर किसको वोट देते होंगे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तो वो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ हम साहब इनके साथ थे, अशोक जी के साथ थे, अब वहां के अंदर मैं चेंज कर दूं और बताऊं नहीं या क्या,
वो सारा गणित अभी हो सकता है बहुत कुछ। तो जैसा कि आपको एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि वो अपनी तरफ से जो प्रयास करे, तो फिर ये अपन इसका आखिरी सवाल रखते हैं। सुभाष चंद्रा जी जब आए हैं इंडिपेंडेंट, क्योंकि सरप्राइज एंट्री थी, किसी को अंदाजा नहीं था कि बीजेपी इस तरह से किसी को लाके सपोर्ट करेगी। अच्छा, आखिरी सवाल से पहले ये सेकंड लास्ट करते हैं। अच्छा, आपको इस बारे में क्या आपको लगता है कि अंदाजा था कि बीजेपी इस तरह का गेम खेलेगी? क्योंकि मैं इस चीज का अंदाजा नहीं लगा पाया था कि जब एकदम चुप्पी साध ली गई थी तो लगा नहीं कि कोई और कैंडिडेट आएगा, ऐसा लगा कि बस बीजेपी अपना एक कैंडिडेट जिता के शांति से बैठी। ये सरप्राइज एंट्री को आप कैसे देख रहे हैं? कुछ स्ट्रेटेजिक है बीजेपी का, या आपको लगता है कि सुभाष जी आ गए और चूंकि इनके चैनल का एक माना जाता है कि झुकाव भाजपा की तरफ है, तो शायद उनको सपोर्ट किया जा रहा है? भाजपा की विचारधारा से खुद को जोड़ते रहे हैं, और पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में एक ट्रेंड समझ में आ रहा है कि भाई सारी पार्टियां किसी न किसी उद्योगपति को अपनी तरफ से राज्यसभा में भेजती है। उसके पीछे क्या कहानी होती है वो मुझे नहीं पता, पर आपने देखा कि आप पार्टी से लेके और सभी पार्टियां इस तरह के एक दो प्रत्याशी वहां भेजती आई है। और सुभाष चंद्रा जी जुड़े हुए हैं, और कहा जा रहा था कि बीजेपी उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे इनके पास एक प्रत्याशी को जिताने के बाद बहुत सारे वोट बचते हैं, तो सुभाष जी को उसका फायदा मिलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो बदलता हुआ दृश्य है उसमें कुछ और ही नजर आ रहा है। तो आपको ये लग रहा है कि सुभाष जी, जैसा अशोक जब मान रहे हैं कि ये तो जीतेंगे, लेकिन हम सबको लग रहा है कि सुभाष जी कोई तो गेम खेलेंगे, तो कोई गेम अभी भी हो सकता है? क्योंकि आपके कुछ और सहयोगी जो मेरे पूर्व सहयोगी रहे, उनका ये मानना है कि नहीं, अब तो क्लियर हो गया, 3-1 होने वाला है। आप कैसे इसको लेके चल रहे हैं इंडिविजुअल? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने काफी आत्मविश्वास दिखाया, और कई तरह के उन्होंने ऐसी चीजें भी, ऐसी बातें भी की जिससे, जैसे उन्होंने सचिन जी को लेके कहा कि भाई कुछ बचेगा नहीं आपके पास, मतलब एक तरह से वो जैसे कोई प्रलोभन दे रहे हो कि भाई वगैरह वगैरह। और उन्होंने कहा कि इतने विधायक अभी भी हमारे साथ हैं निर्दलीय वगैरह, और आ जाएंगे। पब्लिक में पिछले कुछ समय में जब मैं देख रहा हूँ, खासतौर से जब से वो बहुत दिनों से, लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद भी अपराधों की संख्या अचानक से बढ़ी है। विधायकों की तरफ से ये बात आ रही है कि उनके पीछे पुलिस लगी हुई है। मदन दिलावर जी ने तो एक वीडियो रिलीज किया था। खरीद फरोख्त की कहानियां हमने जो सुनी थी वो थी कि विधायक लिए सरकार बनाई या गिराई। राज्यसभा चुनावों में भी होता रहा हो, लेकिन इस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल करना, पैसे का इस्तेमाल, पद का प्रलोभन, ऐसी तमाम चीजें लगातार भी चली जा रही हैं। तो एक नागरिक के तौर पर मुझे लग रहा है कि मतलब इस चुनाव की मुझे आवश्यकता क्या है, मुझे फर्क क्या पड़ने वाला है इस चुनाव से? और क्या आपको भी कहीं ये फीलिंग जो है, जनरल सेंटिमेंट आपको दिखता है कि जनता सिर्फ उसको मजे लेते हुए देख रही है जैसा राजनीति को देखती है, या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है जहां पर की नाराजगी है और इसका इम्पैक्ट 2023 के चुनाव? जनता तो ठगी हुई महसूस कर रही है, और उसको बड़ी कोफ्त होती है जब वो 5 सितारा होटलों के और चार्टर विमान के वीडियो आते हैं कि किस तरह से टैक्सी की तरह चार्टर विमान घूम रहा है इधर से उधर। और अभी वर्तमान में राज्यसभा में जो 3 हमारे सांसद हैं जो राजस्थान से चुन के गए हैं, हमने जब आंकड़े खंगाले तो पता चला कि उन्होंने करीब 480 के करीब सवाल अपने पूरे कार्यकाल में पूछे, जिसमें से सिर्फ 4% थे जिसमें कहीं ना कहीं राजस्थान जुड़ रहा था। वो भी ऐसा सीधा राजस्थान का मुद्दा नहीं था, जब जैसे नाम लेते कि भाई महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में ऐसा चल रहा है, उस तरह से 4% सवाल। तो जनता तो बुरी तरह से ठगी महसूस कर रही है। हम जब वोट देते हैं तो हमें कोई प्रलोभन देता है तो आचार संहिता में आता है और कार्रवाई हो सकती है उस प्रत्याशी पर। अब ये क्या है, होटल में रुक रहे हैं और ये सब, ये प्रलोभन नहीं है तो क्या है, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं, तो बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य है और आम आदमी तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि पूल में नहा रहे हैं और फिर दूसरी तरफ अखबार में खबर आ रही है कि पीने का पानी नहीं है, गड्ढे में से पानी निकाला जा रहा है। तो ये मेरा अपना मानना है, अब चूंकि मैं कहीं जुड़ा हुआ नहीं हूँ तो मैं एक नागरिक के तौर पर निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा ही ठगा गया है। हालांकि चार्टर विमान की जो बात हो रही थी उसके बाद मुझे लगा कि हमारी छोड़िए आप उन विधायकों की, सोचिए जिनको महालक्ष्मी बस की उसमें बिठा के उदयपुर भेजा गया था, उन्होंने कहा हम भी थोड़ी देर कर देते तो चार्टर ट्रेन में हम भी घूम लिया। तो ये विडंबना है। तो दोस्तों आज का ये हमारी चर्चा थी। राज्यसभा में अभी भी वो क्या तरकीबें हैं जिससे सुभाष चंद्रा जी जीत सकते हैं, और आज के दैनिक भास्कर को अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आपको ये सूचनाएं मिलेंगी। और मैं और मुकेश जी राजनीति के अलावा बहुत सारे और विषयों को साथ में बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। वेब सीरीज और फिल्म में एक विषय है और हमारी ये इच्छा है कि हम इस पे और आगे आपके साथ बात करते रहें। लेकिन मुकेश जी मेरे साथ तभी बात करेंगे जब आप इस वीडियो को शेयर ज्यादा करेंगे, व्यूज ज्यादा, वरना कहेंगे कि यार क्या बात है, कोई देखता नहीं है।
मैं आपको साथ में एक और चीज बताना चाहूँ, क्योंकि मुकेश जी बहुत ही संजीदा, मेरे जो पुराने सहयोगी रहे हैं, बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं और हर चीज को काम को लेकर संजीदगी की बहुत नजर आती है। हाल ही में इन्होंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है जहां पर के विभिन्न विषयों पे अपने विचार प्रकट करते हैं। तो उस चैनल को भी आप, उसका कमेंट में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुकेश जी को वहां पर सुन सकते हैं। देखिए, राजनीतिक दलों में डील हो रही है तरह तरह की, ये हम दोनों के बीच की डील है। मैं आपका चैनल एंडोर्स करूंगा, आप मेरा चैनल एंडोर्स करिएगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हम जो है कम से कम जनता की बात कर रहे हैं और बिना किसी मंत्री पद के प्रलोभन के। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। मुलाकात होती है। नमस्कार।